नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। पूरा मुल्क इन दिनों लाइन में खड़ा है, डरा सहमा। लाइलाज कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसे हालात बना दिए हैं। सर्दी बुखार और खांसी हुई तो टेस्ट की लाइन, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हॉस्पिटल के बाहर लाइन, अगर किसी तरह बेड मिल गया तो ऑक्सीजन के लिए लाइन, तबीयत बिगड़ गई तो रेमडेसिविर के लिए लाइन, और ज़्यादा बिगड़ी तो वेंटिलेटर के लिए लाइन। आखिर में अगर जान नहीं बची तो आखिरी रसूमात के लिए शमशान घाट में या फिर कब्रस्तान में लाइन। कोई एक रियासत, शहर या हॉस्पिटल नहीं है जहां लोग इस तरह की मुश्किल से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना हो या कोई और छोटा बड़ा शहर या रियासत, हर जगह जिंदा और मुर्दा लोगों का एक ही मकाम है, और वो है कतार, सिर्फ कतार में होना। अलग अलग जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनमें से एक लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल की है। यहाँ लोग अपना टेस्ट कराने के लिए आए हैं। यहाँ कोरोना से जूझने का सबसे शुरुआती दौर है। यहाँ अगर फेल हुए तो परेशानियों का लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। मुल्क में अब तक करीब 14.5 करोड़ की टेस्टिंग हो चुकी है। ये तादाद महाराष्ट्र की पूरी आबादी से भी 2 करोड़ ज़्यादा है। गुजरात के अहमदाबाद में पीर के रोज एक हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंसेस की लाइन लगी रही। इनमें कोरोना के मरीज एडमिट होने का इंतजार कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर से बुलावा आए तो उन्हें जगह मिले। कई शहरों में हालात ऐसे हैं कि मरीजों को उनके घर वाले एम्बुलेंस में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल खाली नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। सरकार लाचारी दिखा रही है, कोर्ट उसे फटकार रही है। इसके बावजूद मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं है। उनके अफराद खानदान खाली सिलेंडर लेकर रिफिल सेंटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। इस इंतजार में कई बार मरीज की सांसें टूट जाती हैं। इस तरह की तस्वीरें बताती हैं कि यह दौर कितना बुरा है। शमशान घाटों में एक साथ कई चिताएं जल रही हैं। कई जगह तो इसके लिए भी टोकन बंट रहे हैं। यहां काम करने वाले लोग थक कर चूर हो जाते हैं, लेकिन लाशें आने का सिलसिला नहीं थमता। कई घंटे इंतजार करने के बाद मरने वाले को आखिरी रसूमात नसीब होती है। महाराष्ट्र में बीते कई महीनों से मुल्क में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। यही वजह है कि वहाँ वैक्सीन भी बड़े पैमाने पर दी जा रही है। एक तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये गोरेगांव की है। यहाँ एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सैकड़ों लोग वैक्सीन लगवाने पहुँचे हैं। इस वजह से उनकी लाइन बाहर तक लगानी पड़ी। कोरोना का एक असर ये भी है कि लोग एक साल में दूसरी बार माइग्रेशन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई शहरों में लॉकडाउन लगने से वो वापस अपने घर गांव का रुख कर रहे हैं। बसों ट्रेनों में जगह नहीं है। एक तस्वीर गुड़गांव की है। यहां लोग बस में बैठने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में इन दिनों जगह जगह कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। कचरा वक्त पर ना उठाने के सबब आतिशज़दगी के वाकयात भी पेश आ रहे हैं। बावजूद इसके कचरा उठाने का कोई माकूल इंतजाम नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि कचरे की निकासी में इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं? क्या बात है कि इतनी तादाद में काम करने वाले होने के बावजूद कचरे की ढंग से सफाई नहीं हो रही है? इससे वाज़ेह होता है कि जितनी तादाद रजिस्टर में दिखाई दे रही है वो हकीकत में नहीं है। इस सिलसिले में हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सफाई कर्मचारियों की जितनी तादाद दफ्तर के रजिस्टर में दर्ज है उतने लोग फील्ड पर नहीं हैं। काबिल गौर बात यह है कि उनकी तनख्वाहें बराबर पाबंदी के साथ अदा की जा रही हैं। हाल ही में सिटी पुलिस ने सफाई कर्मचारियों के नाम पर नकली बायोमेट्रिक के जरिए तनख्वाहें हासिल करने वाले GHMC के 2 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करीब 20,000 सफाई कर्मचारी हैं। हर साल उनकी तनख्वाहों के लिए करीब 330 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे हैं। GHMC के काम के तरीकेकार के मुताबिक 7 सफाई कर्मचारियों पर मुश्तमिल एक ग्रुप होता है। 3 ग्रुप्स यानी 21 कर्मचारियों के लिए एक SFA सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट लीडर के तौर पर काम करता है। ग्रुप में नाम तो 21 लोगों के शामिल होते हैं, लेकिन हकीकत में उतनी तादाद नहीं होती। बाज़ लोग कम होते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें वसूल की जाती हैं। मालूम हुआ है कि इस तरह की बदउनवानी के लिए सफाई कर्मचारियों की जगह बाज़ मुलाजिमीन अपने अरकान खानदान के नाम लिखवाकर उनके नाम से तनख्वाहें हासिल करते हैं। बोगस फिंगरप्रिंट्स की मदद से उनके नाम पर हर महीना तनख्वाह ली जाती है।
हाल ही में मेयर की जानिब से अचानक की गई तनखी में इस बात का खुलासा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। हमारी इत्तलात के मुताबिक जीएचएमसी में विजिलेंस एनफोर्समेंट की टीमों की जानिब से साल 2019 में 12 मुकामात पर की गई तनखी में 84 नकली फिंगरप्रिंट्स का पता चला था। चार मीनार, मलकपेट, कुकटपल्ली, एलबी नगर, जगतगिरी गुट्टा इलाकों में की गई कार्रवाई के दौरान 17 ईएफपी से पूछताछ की गई तो 9 मुलाजिमीन बदउनवानियों में मुलविस पाए गए। उनके पास से 12 बायोमेट्रिक मशीनें जब्त कर ली गईं। इसके बाद इस रैकेट का पूरा पर्दाफाश करने के लिए कार्रवाई की गई या नहीं, पता नहीं है। यह कहा जा रहा है कि अगर पूरी तरह से छानबीन की जाती है तो और भी कई लोग पकड़े जा सकते हैं। जीएचएमसी साल 2017 में बायोमेट्रिक तरीकेकार का आगाज किया था। इससे पहले माहाना 34, 64, 22 और 282 रुपए तनख्वाहों के तौर पर अदा किए जाते थे। माफ कीजिएगा, 34,64,22,282 रुपए तनख्वाहों के तौर पर अदा किए जा रहे थे, लेकिन बायोमेट्रिक के आते ही अदायगी 31,77,87,336 हो गई। इससे अंदाजा होता है कि एक ही महीने में करीब 2,86,00,000 रुपए की बचत हुई, यानी सालाना 35 करोड़ रुपए बच गए जो मुलाजिमीन के बगैर उनके नाम पर वसूल किए जा रहे थे। इब्तिदा में बायोमेट्रिक के आते ही सफाई कर्मचारियों के नाम से रकम हासिल करने वालों की लूट खसोट का रास्ता बंद हो गया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने उसका भी रास्ता ढूंढ लिया और नकली फिंगरप्रिंट्स की मदद से लूट खसोट फिर शुरू हो गई। चंद दिन कबल ही सिटी पुलिस ने बायोमेट्रिक सिस्टम के इस्तेमाल के जरिए बल्दी हुक्काम को 8 साल तक धोखा देने वाले जीएचएमसी के 2 कॉन्ट्रैक्ट सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट्स को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने उंगलियों के नकली निशानात के जरिए 8 साल तक 5 फर्जी मुलाजिमीन के नाम पर जीएचएमसी से तनख्वाहें हासिल की। उनके पास से 5 नकली उंगलियों के निशानात, 2 बायोमेट्रिक मशीनें जब्त कर ली गईं। पुलिस के मुताबिक इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने अपने 5 रिश्तेदारों के नाम सफाई कर्मचारियों की फहरिस्त में शामिल कर दिए थे, हालांकि उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। इस इंकशाफ के बाद मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने ऐलान किया कि वो जीएचएमसी से 150 डिवीजन्स का दौरा करते हुए हालात का जायजा लेंगी और बदउनवानियों में मुलविस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। जरूरत इस बात की है कि शहर से कचरे की सफाई के साथ जीएचएमसी में मौजूद बदउनवानियों के कचरे को भी साफ किया जाए, तभी शहर कचरे से पाक शहर बन पाएगा। अगर करप्शन के कचरे को साफ नहीं किया गया तो हो सकता है कि आला हुक्काम की चौकसी से आर्जी तौर पर शहर का कचरा साफ हो जाए, लेकिन जब तक लूट खसोट का बाजार गर्म करने का कचरा साफ नहीं किया जाता तब तक मुकम्मल इंसाफ नहीं हो सकेगा और मुस्तकबिल में दोबारा इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में अब तक करीब 14 करोड़ 84 लाख कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 31,33,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के अमीर मुल्क अपने यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करके वबा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें कोई खास कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदा बेन मोदी का आज इंतकाल हो गया। 80 साल की नर्मदा बेन कोरोना से मुतासिर थी। उनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने बताया कि 10 दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर नर्मदा बेन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके शौहर जगजीवन दास की कई साल पहले मौत हो चुकी है। नर्मदा बेन के बच्चे रनीप एरिया में रहते हैं। वहीं मुल्क में बीते 24 घंटों में 3,19,000 नए कोरोना मुतासरीन मिले और 2,762 मुतासरीन की मौत हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकॉर्ड 2 करोड़ 48 लाख मरीज ठीक भी हुए। इन्फेक्शन को मात देने वालों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी पर भी कुछ लगाम लगती दिखाई दे रही है। बीते दिन एक्टिव केसेस में सिर्फ 67,660 की बढ़त दर्ज की गई। ये पिछले 14 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 63,065 का इजाफा हुआ था। तेलंगाना में कोविड-19 के 10,122 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,11,905 हो गई। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,094 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 52 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में
6,446 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,40,590 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 99,638 मायने किए गए, ताहम 5,474 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 1,26,00,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 1440 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी के साइंसदानों ने अपनी पेशगोई में तरमीम करते हुए एक रियाजी के मॉडल की बुनियाद पर कहा कि हिंदुस्तान में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद 14 से 18 मई के दरमियान उरूज पर पहुंचकर 38 से 48 लाख तक जा सकती है। नेज 4 से 8 मई के दरमियान इन्फेक्शन के यौमिया मामलों की तादाद 4,40,000 की तादाद तक पहुंच सकती है। हिंदुस्तान में पीर के रोज इन्फेक्शन के नए मामला जो रिपोर्ट हुए उनकी तादाद 3,52,991 है। वबा से मजीद 2,812 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 28,13,658 हो गई। आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के साइंसदानों ने सूत्रा नामी मॉडल का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मई के वसत तक जेर इलाज और क्वारंटाइन मामलों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक का उसमें इजाफा हो सकता है। नई पेशगोई में इन्फेक्शन के फैलाव की मुद्दत और मामलों की तादाद में तरमीम की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते मुहक्किकीन ने पेशन गोई की थी कि वबा 11 से 15 मई के दरमियान उरूज पर पहुंच सकती है और एक्टिव केसेस की तादाद 33 से 35 लाख तक जा सकती है। नेज़ मई के अवाखिर तक इसकी शिद्दत में कमी वाक़ होगी। रवां माह के अवाइल में साइंसदानों ने पेशगोई की थी कि मुल्क में 15 अप्रैल तक एक्टिव केसेस की तादाद उरूज पर होगी, लेकिन यह बात सच साबित नहीं हो सकी। आईआईटी कानपुर में महकमे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के प्रोफेसर मानिंद अग्रवाल ने कहा कि इस मरतबा मैंने पेशगोई के आदाद शुमार के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का हिसाब किताब भी किया है। मुझे यकीन है कि असल आदाद शुमार कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा के दरमियान होंगे। अग्रवाल ने इतवार को ज़ेर इलाज मामलों और नए मामलों के उरूज पर पहुंचने की पेशगोई से मुतालिक नए आदाद शुमार ट्विटर पर मुश्तरका किए। उन्होंने सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा कि उरूज पर पहुंचने का वक्त ज़ेर इलाज मामलों के लिए 14 से 18 मई और इन्फेक्शन के यौमिया मामलों के लिए 4 से 8 मई उरूज पर पहुंचने के लिए आदाद शुमार यानी एक्टिव केसेस 38 से 48 लाख और 3,40,000 से 4,40,000 यौमिया मामले होंगे। अग्रवाल ने यह भी कहा कि यह वाज़ेह नहीं है कि हतमी आदाद और शुमार क्या होंगे, ताहाल ये रिपोर्ट शाये नहीं हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना वबा से बिगड़ते हालात पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तशवीश का इजहार किया। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियोसिस ने कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त हालात दिल दहला देने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में वहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों के अफराद खानदान अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा। टेड्रोस ने कहा कि हिंदुस्तान कोविड-19 की भयानक लहर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। शमशान घाट पर लाशों की कतार लगी है। ये हालात दिल तोड़ने वाले, दिल दुखाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ काम कर रहे 2,600 एक्सपर्ट्स को कोरोना के खिलाफ काम पर लगा दिया गया है। WHO हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी हिंदुस्तान को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अस्पतालों के लिए ज़रूरी सामान की सप्लाई कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगल के रोज सुनवाई हुई। कोर्ट ने मरकज से पूछा कि बहरान से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है, क्या वैक्सीनेशन ही एक ही ऑप्शन है। सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जरूरत है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी हम दखल देंगे। एक नेशनल कैलामिटी के वक्त हम खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते। हम हाई कोर्ट्स की मदद से जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इस मामले में उन अदालतों को भी अहम रोल निभाना है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को 5 अहकाम दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से पूछा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मरकज को मौजूदा हालात वाज़ेह करनी होगी। कितनी ऑक्सीजन है, रियासतों की कितनी ज़रूरत है, मरकज से रियासतों को ऑक्सीजन के अलॉटमेंट की बुनियाद क्या है, रियासतों
को कितनी ज़रूरत है, ये तेज़ी से जानने के लिए क्या अमल अपनाया गया है। दूसरा, इस संगीनी को इन हालात की देखते हुए ज़रूरतों को बढ़ाया जाए, कोविड बेड्स भी बढ़ाए जाएं। तीसरा, वो कदम बताएं जो रेमडेसिविर और फेविप्रिविर जैसी ज़रूरी दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए हैं। चौथा, अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी 2 वैक्सीन मौजूद हैं। सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कितने वैक्सीन की ज़रूरत होगी, इन वैक्सीन के अलग अलग दाम तय करने के पीछे क्या तर्क है और क्या बुनियाद है। पांचवा, 28 अप्रैल तक जवाब दें कि 18 बरस से ज़्यादा की आबादी के वैक्सीनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्या मामले हैं। मरकज़ की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हुकूमत हाई लेवल पर इस मामले पर काम कर रही है। परेशानियां दूर करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इसे देख रहे हैं। हम हालात को बहुत एहतियात से संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज मुल्क में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तुतीकोरिन में वाक़े वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी। अदालत ने मुल्क की ज़रूरत को देखते हुए यह फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को हिदायत भी दी कि प्लांट खोलने के ऑर्डर की आड़ में वो कॉपर प्रोडक्शन का काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि मुल्क एक कौमी बहरान से गुजर रहा है, ऐसे में वेदांता में ऑक्सीजन बनाए जाने पर किसी तरह की सियासी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस फैसले से वेदांता को किसी तरह का फेवर नहीं मिलने वाला। तमिलनाडु हुकूमत को अहकाम दिए गए हैं कि वो एक पैनल बनाए जो तुतीकोरन प्लांट में ऑक्सीजन प्रोडक्शन की निगरानी करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सिर्फ ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की मंजूरी दे रहे हैं, दूसरी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। 23 अप्रैल को अदालत ने कहा था कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। तमिलनाडु हुकूमत ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए वेदांता स्टेरलाइट कॉपर यूनिट को टेक ओवर क्यों नहीं कर लेती। एनवायरनमेंट को नुकसान के चलते इस प्लांट को मई 2018 में ही बंद कर दिया गया था। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन बाद इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन के प्रोग्राम से उसमें कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया। कमीशन ने 2 मई को आने वाले 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतीजों पर एक हुक्म जारी किया। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और ना ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। 2 मई को तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, आसाम और वेस्ट बंगाल के असेंबली इंतखाबात के नतायज आने हैं। बंगाल में 7 मरहलों के इंतखाबात हो चुके हैं। आखिरी मरहले के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। बाकी रियासतों में इंतखाबात हो चुके हैं। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने पीर के रोज इलेक्शन कमीशन को कड़ी फटकार लगाई थी। दिल्ली में जजों के लिए स्पेशल कोविड फैसिलिटी बनाने को लेकर हाई कोर्ट ने हुकूमत की खिंचाई की। हाई कोर्ट ने कहा कि अशोका होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों वाली स्पेशल कोविड फैसिलिटी बनाने के लिए हमने कभी नहीं कहा था, जबकि न्यूज़ रिपोर्ट में ऐसा ही दिखाया जा रहा है। कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को फौरी उस हुक्म में सुधार करने को कहा जिसमें अशोका होटल में बेड अरेंज करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अहकाम से जुडिशरी के बारे में गलत मैसेज जाता है। दिल्ली में ऑक्सीजन के बहरान के बीच इसकी कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल हुकूमत को फटकार लगाई। कोर्ट ने मंगल के रोज कहा कि कुछ 100 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों रुपए में बेचे जा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पेश हुए ऑक्सीजन बनाने वाली एक कंपनी से कहा कि ये गिद्धों की तरह बर्ताव करने का वक्त नहीं है। ई कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत के रवैये पर तल्ख रिमार्क करते हुए कहा कि हर तरफ सिर्फ गड़बड़ी है और आप उसे ठीक करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आप दिल्ली में हुकूमत चला रहे हैं, हालात सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत से कहा कि आपके पास एक्शन लेने का पावर है। जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, हुकूमत उनके प्लांट्स पर कंट्रोल ले ले। इस पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि दिल्ली में पहुंचने वाले सभी ऑक्सीजन टैंकर का ब्यौरा मांगा गया है। इसकी बुनियाद पर 3 दिन के लिए ऑक्सीजन का कोटा तय किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया। एक नौजवान ये गिरोह अपनी नर्स बहन के साथ मिलकर चलाता था। बहन मेडिकल कॉलेज से उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की खाली शीशी लाकर देती थी। भाई उसमें नॉर्मल एंटीबायोटिक सेप्टिक पाउडर मिलाकर उसे
फेविक्विक से फिर से पैक कर देता था। इंजेक्शन के खाली खोखे पर लिखे हुए मरीज के नाम को सैनिटाइजर से मिटाकर उसे कालाबाजारी करने वालों को 6 से 8 हज़ार रुपए में बेच देता था। दलालों के जरिए ये नकली इंजेक्शन जरूरतमंद ग्राहकों तक 30 से 35 हज़ार रुपए तक में बिकता था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इसमें रतलाम के जीवांश हॉस्पिटल के डॉक्टर उत्सव नायक, डॉक्टर यशपाल सिंह, मेडिकल रेसिडेंट प्रणव जोशी, मेडिकल कॉलेज की नर्स रीना प्रजापति, रीना का भाई पंकज प्रजापति, जिला अस्पताल में पर्ची बनाने वाला गोपाल मालवीय और रोहित मालवीय शामिल है। पुलिस ने हफ्ते की रात को जीवांश हॉस्पिटल पर दबिश देकर वहां के 2 ड्यूटी डॉक्टर्स को 30,000 लेकर इंजेक्शन की डिलीवरी देते रंगे हाथों पकड़ा था। वहां के डॉक्टर उत्सव नायक और डॉक्टर यशपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में कोरोना मरीजों की लाशों के साथ गैर इंसानी सलूक के वाकया सामने आ रहे हैं। यहां एक एम्बुलेंस में 22 लाशों को एक दूसरे के ऊपर रखकर शमशान लाया गया और फिर एक चिता पर 2 से 3 लाशों को रखकर आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस वाकये की तस्वीरें सामने आने के बाद जिला इंतजामिया ने जांच के अहकाम दिए हैं। बीड़ जिले के अंबाजो गाई में स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल में इतवार की रात तक कोरोना से 30 मरीजों की मौत हुई थी। इनमें से 22 लाशों को एक ही एम्बुलेंस में शमशान लाया गया, बाकी के 8 लाशें दूसरी एम्बुलेंस में लाई गईं। इस वाकये के बाद मकामी लोगों ने हॉस्पिटल के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अस्पताल ने सफाई में कहा कि उनके पास 2 ही एम्बुलेंस है। उन्होंने 5 एम्बुलेंस की और मांग की है। 17 मार्च को इंतजामिया को खत लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिली। अंबाजोगाई के जो एक आला अफसर हैं शरद जाटके, उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों की मौत के कुछ ही देर में आखिरी रसूमात का कानून है। एक साथ इतनी लाशों को जमा करने की इजाजत नहीं है। ये कैसे हुआ, इसकी जांच करवाई जा रही है। मरीजों की तादाद अचानक बढ़ने से इस ताल्लुके में हालात संगीन है। वहां के स्वारथी हॉस्पिटल पर भी बड़ा भारी दबाव है। इसके अलावा वहां मकामी लोखंडी सेंटर पर भी काफ़ी लोग आ चुके हैं, वो भी फुल हो चुका है। पड़ोस के ताल्लुकाओं से यहां मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मुल्क में कोरोना की वजह से मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं। ऐसे में कई सारी शिकायतें आ रही हैं कि अस्पताल कैशलेस इलाज की सहूलत मुहैया नहीं कर रहे हैं। लेकिन अस्पताल की इस गलती या रवैये के लिए बीमा कंपनियां जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अस्पताल पर कार्रवाई करने के लिए हमारे मुल्क में कोई रेगुलेटर है ही नहीं। बीमा कंपनियों पर तो कार्रवाई के लिए रेगुलेटर भी है। बीमा कंपनियां जो भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करती हैं, उसके तहत आप उन्हीं अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं जिनके साथ अस्पताल एमपैनल्ड हैं, यानी जुड़े हैं। यहाँ एमपैनल का मतलब बीमा कंपनियों के साथ अस्पतालों का एक तरह से एग्रीमेंट होता है। इसे नेटवर्क अस्पताल बोलते हैं। अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच एक थर्ड पार्टी होती है, जैसे जिसे टीपीए कहते हैं। आपका जो भी दावा होगा वो इसी थर्ड पार्टी के जरिए दिया जाता है। नेटवर्क अस्पताल में आप अगर भर्ती होते हैं तो यहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट की सहूलत होती है। साथ ही सभी खर्चे पहले से तय होते हैं, यानी कौन सी दवा कितने में है या किस पर कितना खर्च आएगा, ये सब कुछ तय होता है। अगर आप बिना नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पहले पैसे देने होते हैं, फिर आपको वो बीमा कंपनी वापस देती है। नेटवर्क हॉस्पिटल में ज़्यादा बिल का इम्कान कम रहता है, लेकिन बिना नेटवर्क में अगर अस्पताल ज़्यादा बिल लगा लेता है तो उसे बीमा कंपनी काट कर पैसे देगी। वैसे नेटवर्क हॉस्पिटल भी अगर ज़्यादा पैसे लेता है तो ये बीमा कंपनी का इख्तियार नहीं है कि वो कोई एक्शन लेगी। अस्पताल कितने पैसे वसूलता है, इसके लिए आप शिकायत बीमा कंपनी या रेगुलेटर के पास नहीं कर सकते हैं। बीमा कंपनियों के पास आप वही शिकायत कर सकते हैं जो उनसे जुड़ा मामला है। यानी आपका पैसा नहीं मिल रहा है, ये बीमा कंपनी कुछ और बता रही है, तो फिर बीमा कंपनी आपके दावों को ना मान रही हो तो आप बीमा कंपनी के खिलाफ ओम्बड्समैन यानी लोकपाल के पास जा सकते हैं। इसके लिए हमारे मुल्क में कोई रेगुलेटर नहीं है। आज की हालात ये हैं कि सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं वो बड़े अस्पताल होते हैं। ऐसे में उन अस्पतालों में आपको अभी जगह मिलना मुश्किल है, इसीलिए लोग छोटे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जहां पर बीमा कंपनियों का नेटवर्क की नहीं है और वहां पहले पैसे जमा कराए जा रहे हैं।
बीमा लोकपाल के पास अगर आप अस्पताल के खिलाफ शिकायत करते हैं तो आपकी शिकायत हुकूमत के पास भेजी जाएगी। अब इस पर कार्रवाई करने का मामला भी हुकूमत के हाथ में है। ओम्बड्समैन एक बस काउंसलर या फिर मीडिएटर के रोल में होता है। हालांकि इतनी सारी शिकायतों पर कार्रवाई होना भी मुश्किल है। बीमा लोकपाल के पास अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इख्तियार है ही नहीं। ईडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि सभी अस्पताल कैशलेस फैसिलिटी दें, लेकिन अगर अस्पताल ये सहूलत नहीं देंगे तो IRDA कुछ नहीं कर सकता है। IRDA की गाइडलाइंस अभी 2 दिन पहले आई हैं। साथ ही लोग अभी कोरोना के माहौल में पहले जान बचाने की सोच रहे हैं, इसीलिए इस तरह की शिकायतें अभी तक ओम्बड्समैन के पास नहीं आ रही हैं। हो सकता है कि शिकायतें अगले एक आध हफ्ते के बाद आए तो इस पर कार्रवाई हो। कोरोना वायरस की सूरत हाल के इंतजाम पर हुकूमत पर हमला बोलते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल के रोज कहा कि यह लड़ाई कांग्रेस या किसी दूसरी सियासी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ है। मरकजी हुकूमत को यह बात समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी हुकूमत को यह समझना चाहिए कि लड़ाई कोविड के खिलाफ है, कांग्रेस या किसी दूसरी सियासी जमात के खिलाफ नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें सोनिया गांधी की तरफ से अपने सियासी नजरिए को बालातर रखते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन देने का मुतालबा किया गया है। दरियासना इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है। कांग्रेस से कोरोना से जो हालात बने हैं इसमें पूरी तरह सिस्टम की नाकामी नजर आती है। सोनिया गांधी ने कहा कि मेरा ख्याल है कि कोरोना से लड़ते वक्त इस लड़ाई को हमारे बमुकाबला आपकी नहीं बल्कि हमारी बमुकाबला कोरोना वायरस होनी चाहिए। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा कि इस मुश्किलात से भरे वक्त में सियासी इख्तिलाफात को दरकिनार करना जरूरी है। आफत के वक्त में पहले भी मुल्क एक साथ खड़ा हुआ है। एक अपोजिशन जमात होने के नाते कांग्रेस की जानिब से लगातार हुकूमत पर दबाव बनाया जाएगा। इस वक्त कोरोना से दिफा से अहम कोई और काम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में कोरोना से निपटने में हुकूमत की कई जगह खामियां नजर आ रही हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ जमात होने के नाते हमारे कांधों पर भी जिम्मेदारी है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।